हाँ जी, कैसे हो माय डियर सुपरस्टार स्टूडेंट? उम्मीद है सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, आप लोगों की बस थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर इस वीडियो को लेकर। इसमें मैं आपको एडवांस अकाउंटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा कि आपको एडवांस अकाउंटिंग कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसकी कौन से चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं, कौन से चैप्टर कम मार्क्स के हैं, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ज्यादा एक्सपेक्टेड कवरेज होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कम एग्जाम में आने की उम्मीद है। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने से पहले बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर करना, ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। देखो, आप सबको पता है कि एडवांस अकाउंटिंग का जो सिलेबस है, इसको इंस्टीट्यूट ने ही दो पार्ट में बांटा हुआ है। कैसे दो पार्ट में बांटा हुआ है? इंस्टीट्यूट ने ही बोला हुआ है कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है ना, उसको हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक एडवांस अकाउंट और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो एडवांस अकाउंटिंग वाला पोर्शन है ना, जो अकाउंट्स वाला, उसको 45 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है और इसमें से 55 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले जो पोर्शन है ना, उसमें 55 मार्क्स का एक्सपेक्टेड है और 35 मार्क्स का एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है? एडवांस्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन। ठीक है, अब जो ये वाले जो पोर्शन है ना, एडवांस अकाउंटिंग वाला, तो इंस्टीट्यूट ने जो अपना थर्ड मॉड्यूल दे रखा है ना, उसमें जो अकाउंट्स के जो चैप्टर दे रखे हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं, आइए मैं उसको जरा एक बार डिस्कस करता हूं। इंस्टीट्यूट ने टोटल मिलाकर 6 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें पहला है ब्रांच अकाउंटिंग, दूसरा है बाईबैक, तीसरा है कैश फ्लो। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट ने इस ऑर्डर में नहीं दिए हैं, मैंने इस ऑर्डर को बनाया हुआ है। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंटिंग, बाईबैक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इस ऑर्डर में नहीं दे रखे, ये ऑर्डर मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने इस चैप्टर को मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब एग्जाम में जो आने की उम्मीद है, जो क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है बस। ठीक है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ऐसा ही होगा ये मैं नहीं बोल रहा, जरूरी नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ, ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ब्रांच अकाउंटिंग से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी संभावना है मिलने की। जो ब्रांच अकाउंटिंग का आपका चैप्टर है, उसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन पूरी पूरी संभावना है। मतलब 10 से ज्यादा ही आ सकता है, कम नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरी पूरी संभावना है। बाईबैक से 5 से लेकर 10 नंबर तक का क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में। यानी मिनिमम 5 नंबर मुझे लगता है कि आएगा और 10 नंबर मैक्सिमम है इससे, तो 10 नंबर तक का क्वेश्चन भी आ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से मुझे लगता है अगर क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का पूरी पूरी संभावना है कि 10 नंबर का क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट से आ सकता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन के ये जो दो चैप्टर है ना, इनसे दोनों से मिलाकर मेरे को लगता है 10 नंबर का आएगा। मुझे जो लगता है कि या तो क्वेश्चन आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का या क्वेश्चन आएगा फिर अमालगमेशन का। यानी इन दोनों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। दोनों चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इंस्टीट्यूट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से भी क्वेश्चन पूछे और अमालगमेशन से भी पूछे। या तो इंटरनल से पूछेगा या फिर अमालगमेशन से क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर आया तो। ठीक है, तो ये कितने हो गए? देखो, 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40, 40 और ये 50। यानी यहां पर अगर देखा जाए तो हर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है, और हो सकता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आ भी जाए। समझे? मान लीजिए अगर किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, इन 6 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो वो कौन सा चैप्टर होगा? मेरे को जहां तक लगता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर होगा, जहां से क्वेश्चन ना आए। क्योंकि इसमें से क्या पूछता है? इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पूछेगा और बैलेंस शीट पूछेगा। तो बैलेंस शीट तो वो आपको यहां भी पूछ सकता है, बैलेंस शीट वो आपको यहां भी पूछ सकता है। समझे? मतलब यहां पर भी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अगर इसका क्वेश्चन आया तो यहां पर भी बैलेंस शीट पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, यहां पर भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट दोनों पूछ सकता है। तो मेरे को जो लगता है कि अगर इन पांचों में से कोई चैप्टर, 6 चैप्टर में से अगर कोई चैप्टर स्किप हुआ तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला होगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन है, बस ये मेरा एक्सपेक्टेशन है।
हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रखा हुआ हो, तब आप कहोगे सर आपने तो बोला था इसका छूट सकता है क्वेश्चन। बेटा मैं सिर्फ अपना एक्सपेक्टेशन से बता रहा हूँ, ठीक है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है, लेकिन हाँ आपको तैयारी इस तरह करनी चाहिए। पढ़ना आपको सब है, मैं अभी सिर्फ रिवीजन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है। तो अगर आप जब अकाउंट्स वाली पोर्शन का रिवाइज करोगे ना, तो उसमें ब्रांच अकाउंटिंग 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप मानकर चलो। बाईबैक से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही छोटा सा आसान सा चैप्टर है, 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। कैश फ्लो से भी 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से। इन दोनों से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है जहां तक मेरे को लगता है, और अगर यहां से क्वेश्चन आया तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो ये तो है हमारे जो एडवांस्ड अकाउंटिंग वाला पोर्शन था, जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल 3 है ना, जिसमें सिर्फ अकाउंट्स के चैप्टर दे रखे हैं, ये उनसे रिलेटेड बात थी। अब बात करते हैं एडवांस अकाउंटिंग की, जो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स में बोला है? 55 टू 65 मार्क्स, ठीक है। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मैंने प्रीफरेंस वाइज बांट दिया है, प्रीफरेंस वाइज, समझे? अच्छा, इसमें मैंने AS3 को कवर नहीं किया है, AS3 को कवर नहीं किया क्योंकि AS3 जो है ना वो कैश फ्लो के साथ में हम लोग कर लेते हैं। तो अगर AS3 से क्वेश्चन आएगा ना तो वो कैश फ्लो का ही क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैंने कैश फ्लो उधर रख दिया है। बाकी इसमें सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बांटे हैं वो 35 से 45 नंबर के, मेरे को लगता है कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 35 से 45 नंबर तक का पेपर आपका मिलेगा। सेकंड प्रेफरेंस की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें 15 से 20 नंबर तक मेरे को लगता है यहां से पेपर आने की उम्मीद है। और फिर थर्ड प्रेफरेंस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जहां पर 10 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले हैं उसमें देखिए, सबसे पहले AS13 और AS21, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एएस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एएस है। AS13 प्लस 21 ये दोनों मिलाकर 20 से 25 मार्क्स के हो सकते हैं एग्जाम में। 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन AS13 और AS21 से भी हो सक मतलब मिलाकर दोनों से हो सकता है। अच्छा, 21 के साथ में मैंने 23 और 27 भी जोड़ दिया है, क्योंकि अगर 21 से बड़ा क्वेश्चन आया ना तो हो सकता है कि उसी के साथ में मर्ज कर दिया जाए 23 और 27 भी, समझे? अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में 23 और 27 पूछता है तो फिर AS21 से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन AS21 से पूछेगा, बाकी AS23 AS27 से पूछेगा। अगर मान लीजिए इन दोनों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, AS23 और AS27 से अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो 21 से फिर बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। बड़ा मतलब 10 से 15 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और AS13 से भी मेरे को लगता है एक्सपेक्टेड है 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का AS है AS13, उससे 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूरा पूरा एक्सपेक्टेड है, समझ गए? अब सवाल उठता है सर ये जो 35 टू 45 आपने बताया, या 15 टू 20, या 10 टू 15, या उधर आपने जो बताया यहां पर कि ये जो 10 मार्क्स है ये 5 टू 10 है, ये 10 है, क्या ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात हो रही है या MCQ की भी बात हो रही है? तो बेटा मैं दोनों की बात कर रहा हूं। MCQ भी इन चैप्टर से आ सकते हैं और AS से आ सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैंने टोटल बोला है, टोटल मतलब 35 से 45 का मतलब है इंक्लूडिंग MCQ। इधर मैंने अगर 55 टू इधर मैंने अगर 55 टू 65 मार्क्स बोला है तो यहां पर भी इंक्लूडिंग MCQ। तो MCQ के जो 30 नंबर आएंगे वो सब इसमें इंक्लूड है। अब किस AS से कौन सा MCQ पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये देखिए कोई भी नहीं बता सकता। हम बस ये बता सकते हैं कि इस AS से कितने मार्क्स का आने का उम्मीद है। तो किसी से 5 से आने का उम्मीद है, किसी से 8 से आने का उम्मीद है, किसी से 10 का आने का उम्मीद है, किसी से 21 जो है उससे 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। AS23 27 से 5-5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, अगर 23 27 से भी क्वेश्चन पूछा ना तो 21 से बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर 21 से बड़ा क्वेश्चन तभी पूछेगा वो जब 23 27 से क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें MCQ भी हो सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाले AS हैं जरा उसमें एक बार नजर डाल लो। उसमें सबसे पहले AS13 और 21 ये दोनों ही इंक्लूडिंग मैंने इसमें कर दिया 23 27, ये 20 से 25 नंबर के पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा AS15 से मुझे लगता है 5 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है इंक्लूडिंग MCQ, ठीक है। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है AS15? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये इंटरमीडिएट में नहीं होता था। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना ही पहले ग्रुप 1 में होता था ना ही ग्रुप 2 में होता था। ये नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए डाला गया है।
AS19 जो है ऑलवेज इंपॉर्टेंट, AS20 ऑलवेज इंपॉर्टेंट, AS22 ऑलवेज इंपॉर्टेंट, और AS28 भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पहली बार इंटरमीडिएट में आया है, पहले ना ग्रुप 1 में था ना ग्रुप 2 में था ये, ठीक है। इम्पेयरमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये, तो ये सी भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस के उसमें मैंने डाल दिया है। ये भी 5 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। इसका मतलब ये सारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इनसे मेरे को लगता है 35 to 45 मार्क्स का पेपर इन्हीं से आ जाएगा। 13, 21 इंक्लूडिंग 23, 27, फिर 15, 19, 20, 22 और 28। सेकंड प्रीफरेंस वाले जो 15 से 20 नंबर के एएस हैं वो कौन से हैं? जैसे AS2 है, 7 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 16, 17, 18, 26। इनसे मेरे को लगता है कि 15 से 20 नंबर तक का पेपर बन सकता है। देखो अब सारे एएस तो आएंगे नहीं, इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से सारों से तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, समझे? तो कुछ तो स्किप होंगे ना, तो उसी को प्रेफरेंस वाइज हमने बांटा है कि मेरे को जो लगता है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस के हैं, ये सेकंड प्रेफरेंस के हैं, और ये थर्ड प्रेफरेंस के हैं। AS1, 4, 5, 14, 24, 25, 29। 14 तो वैसे अमालगमेशन के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी AS से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें। AS से मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन कोई छोटा मोटा AS के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। तो AS1, 4, 5, 14, 24, 25, 29 ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे को लगता है कि थर्ड प्रेफरेंस के हैं। मतलब मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इनके चांसेस आने के हैं तो कम चांसेस हैं। और इसमें से भी 10 से 15 में भी अगर मैं आपको कहूं तो 29 इंपॉर्टेंट है, AS1 इंपॉर्टेंट है, समझ गए? इसमें से मतलब अगर इसमें से मैं इंपॉर्टेंस देखूं 10 से 15 में, ठीक है। ये 25 नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने प्रेफरेंस वाइज आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बांटा है, आपको अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो एडवांस अकाउंटिंग वाला पोर्शन है उसमें ब्रांच से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, बाईबैक से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की उम्मीद है, कैश फ्लो से 10 नंबर का क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इन दोनों में से मेरे को लगता है, अब देखिए एग्जाम में अगर दोनों ही आ जाए मैं बोल नहीं सकता कुछ, लेकिन मेरे को जो लगता है, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस भी है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इंटरनल और अमालगमेशन में से एक ही क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी 10 नंबर का पूरी की पूरी उम्मीद है आने की। समझ गया यहां तक? ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला। अब देखिए एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न क्या है। देखिए अभी तो कोई नहीं बता सकता कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, लेकिन जहां तक हमको एस्टिमेट लग रहा है, जो हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं, 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें 30 नंबर के तो एमसीक्यू होंगे, बाकी जो 70 नंबर का पेपर बचा ना, हमको ऐसा लगता है कि इसके 6 क्वेश्चन आएंगे और 14 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 6 क्वेश्चन आएंगे, 14 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे स्टूडेंट को। अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो क्या पूरा का पूरा 14 नंबर का होगा? जरूरी नहीं, हो सकता है 9 का 5 का हो सकता है 10 का 4 का हो सकता है 8 का और 6 का हो, समझ गए? हो सकता है 11 और 3 का कुछ भी हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन 14 नंबर का आ जाए। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों पूछ ले तो 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अमालगमेशन में आपसे वेंडर की यहाँ भी अकाउंटिंग पूछ ले और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में भी अकाउंटिंग पूछ ले तो 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए जिसमें काफी सारी एंट्रीज भी पूछ ले, बैलेंस शीट भी पूछ ले, तो 14 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, समझे? कैश फ्लो का भी मान लीजिए काफी बड़ा क्वेश्चन अगर आ जाए काफी सारी एडजस्टमेंट के साथ में तो 14 नंबर का एक ही क्वेश्चन आ सकता है। ब्रांच अकाउंटिंग को का भी दायरा बढ़ सकता है अगर मान लीजिए काफी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इतने इतने बड़े क्वेश्चन पूछेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि 9 और 5 या 10 और 4 ये आपका ए और बी ऐसे बनाकर इंस्टीट्यूट को देना चाहिए, तो 30 मार्क्स का तो एमसीक्यू हो जाएगा, ठीक है जी। और जहां तक मेरे को लगता है एमसीक्यू वाला पार्ट जो होगा ना वो कंपलसरी होगा। और उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है इसमें टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन आएंगे 14 मार्क्स के यानी 84 मार्क्स का, और उसके बाद में उसमें से कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 14 इंटू 5 करके यानी 70 मार्क्स, ठीक है बच्चों। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि आपको कैसे अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, यानी इंपॉर्टेंस वाइज
कि आपको कौन से एएस पर पहले ज्यादा ध्यान देना है, कौन से एएस पर कम ध्यान देना है, कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, कौन से छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना सब है, लेकिन बस रिवीजन के टाइम जो आपको ज्यादा मेहनत करनी है या ज्यादा आपको फोकस रखना है, वो कैसे रखना है। ठीक है, पहले हमको क्या चीजें करनी है और बाद के लिए क्या चीजें छोड़नी है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब है, लेकिन बस फोकस की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को एडवांस अकाउंटिंग का बेटा कोई क्लास चाहिए, फास्ट ट्रैक क्लास चाहिए या रेगुलर बैच चाहिए, तो आप मेरे से यहाँ पर जो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। दूसरा, मैं एक फास्ट ट्रैक बैच ले रहा हूँ, वो कहने के लिए फास्ट ट्रैक है लेकिन रेगुलर टाइप है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ले रहा हूँ। रात को 9:30 बजे आप डेली मेरे साथ जुड़ सकते हो लाइव में। लेकिन अगर आपको उस बैच को परचेज करना है तो आपको, यानी रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, तो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और परचेज करोगे तो बहुत ही नॉमिनल फीस है उसकी, 999, यानी 999 रुपए, बहुत ही नॉमिनल फीस है। तो नॉमिनल फीस के साथ आप लोग उस बैच को ले सकते हो, लेकिन अगर फ्री में करना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 9:30 बजे डेली लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका कोर्स लगभग 20 मार्च के आसपास उसमें खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई डेमो देखना है तो आपको 10 क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, पहली 10 क्लासेस उस बैच की आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।